and welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first, opposition plans motion to impeach UP judge. So UP के एक जज को जो है यहाँ पर impeach करने की यहाँ पे बात हो रही है. In Allahabad High Court there has been a petition that has been filed. So we have to know about this. और एक news आप लोगों को बहुत देखने को मिलेगा कि जो present vice president of India and the ex officio chairman of Rajya Sabha, उनको भी जो है impeach करने की यहाँ पे बात हो रही है. तो ये जो impeachment है ये बार बार recurring news बन जा रहा है. And impeachment of vice president and impeachment of a judge दोनों न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बना हुआ है. तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आप वाइस प्रेसिडेंट वाला जो टॉपिक है उसको बार बार रिवाइज करें, बिकॉज इट हैज़ द मैक्सिमम चांस. लास्ट ईयर एथिक्स कमेटी पे महुआ मोइत्रा के ऊपर जो केस चला था वो बहुत ज़्यादा रेकरिंग आया था, इसीलिए यूपीएससी प्रीलिम्स में भी उसके ऊपर क्वेश्चन आया था. सो इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर, बिकॉज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बार बार रेकरिंग न्यूज़ आ रहा है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टडी अबाउट द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. थर्ड इज आउट ड्राइव अगेन मैनुअल स्कैवेंजिंग विल कंटिन्यू से सुप्रीम कोर्ट. सो मैनुअल स्कैवेंजिंग एक एक्ट है यहाँ पे, एक एक्ट है वहाँ वो जो प्रोहिबिट करता है मैनुअल स्कैवेंजिंग को, वो वाले एक्ट के बारे में हमें समझना होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. थर्ड इज इंडियन साइंटिस्ट्स डेवलप नोवेल जीन थेरेपी टू प्रोवाइड वन टाइम सोल्यूशन फॉर हीमोफीलिया. हीमोफीलिया के बारे में हमें देखना होगा. एंड लास्ट न्यूज इज इंडिया अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ मलेरिया केसेज इन साउथ एशिया इन 2023. तो ये चारों के चारों न्यूज़ आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. हम सारे न्यूज़ को एक एक करके कवर करते हैं. फर्स्ट इज opposition plans to motion to impeach यूपी जज. यूपी के एक जज है, जज का नाम है शेखर कुमार यादव. ही इज़ अ जज इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड उनको इम्पीच करने की यहाँ पे बात हुई है. तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मोशन जो है उसको सेट करने की यहाँ पे बात हुई है. सो वी हैव टू लुक इनटू दैट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस इज़ अ मस्ट टॉपिक जो आपको करना है, एंड इस टॉपिक पे प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. ठीक है. The opposition has started efforts to move an impeachment motion against Allahabad High Court Judge Shekhar Kumar Yadav for his controversial statement at the recent event in विश्व हिंदू परिषद. तो विश्व हिंदू परिषद में एक recent meeting हुआ था. वहाँ पर जो शेखर कुमार यादव जी जो है प्रेजेंट जस्टिस इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, उनको impeachment कराने की यहाँ पे बात चल रही है. ठीक है. इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल हैज इनिशिएटेड द वर्क टू सबमिट सेपरेट नोटिसेस to both Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar and Lok Sabha Speaker Om Birla to impeach Justice Yadav. तो जस्टिस यादव को इम्पीच करने के यहाँ पर दोनों जगहों पर जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है फॉर टू वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा योर ओम बिरला जी. दोनों को ये नोटिस जो है वो दिया गया है. द नोटिस नीड्स द एंडोर्समेंट ऑफ 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. एटलीस्ट 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है एंडोर्स करना होगा इन राज्यसभा एंड 100 MPs इन लोकसभा. ठीक है. तो 50 मेंबर्स इन राज्यसभा एंड 100 मेंबर्स इन लोकसभा, ये इन लोगों को एंडोर्स करना होगा. ठीक है. एंडोर्समेंट जो है वो आपके आपका जो नोटिस है उसको एंडोर्स करने के लिए एटलीस्ट इतने लोग चाहिए होंगे, इतने लोगों का सहमति जो है वो चाहिए होगा. ठीक है. A judge can be removed from the office on the grounds of proved misbehavior or incapacity. यहाँ पर अगर आपको किसी जज को रिमूव करना है, यहाँ पर दो क्राइटेरिया है. एक तो आप उनका प्रूफ कर दे कि ही इज मिसबिहेव, और इनकैपेसिटी में आप जो है इसको प्रूफ कर पाए तो उनको इम्पीच किया जा सकता है. There are times when serious complaints of misconducts are made and CJI is called upon to examine them. Since 1997, judge have adopted in-house procedure for inquiring into such charges. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, बहुत बार ऐसे केसेस आए हैं कि जो जजेस हैं उन्होंने काफ़ी बार मिसबिहेव किया है. तो 1997 में क्या आया था, ये जो बोला गया कि यहाँ पर जजेस के खिलाफ अगर कोई केस चलना है तो वो इन हाउस केस प्रोसीडिंग्स जो है वो चलेगा. ठीक है. Under the in-house procedure, when a complaint is received against a high court judge, the CJI should decide if the issue is frivolous or serious. अगर कोई जैसे हाई कोर्ट इस समय तो हाई कोर्ट का केस आया, राइट. तो अगर हाई कोर्ट का केस आया तो उसमें जो आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको डिसाइड करना है कि क्या ये इशू फ्रिवलस इशू है, मतलब ऐसे फालतू इशू है, या फिर सीरियस इशू है.
ठीक है। इफ डीम्ड नेसेसरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो फॉर्म अ 3-member कमिटी टू होल्ड इंक्वायरी इनटू दिस मैटर। अगर नेसेसरी हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 मेंबर का एक कमिटी को भी बिठा सकते हैं जो इस मैटर को एक्सक्लूसिवली चेक करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, द कमिटी शुड हैव 2 चीफ जस्टिस फ्रॉम अदर हाई कोर्ट्स एंड 1 हाई कोर्ट जज। 2 चीफ जस्टिस होंगे, मतलब 3 मेंबर के जो कमिटी होगा उसमें से 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए और 1 हाई कोर्ट के जज होना चाहिए। ये तीनों जजेस जो है, ये तीनों कमिटी जो है वो मिलके फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, ठीक है। और ये फॉर्मल जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगा, लेकिन इसमें फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो है वो चलेगा। एंड द जज कंसर्न्ड इज एंटाइटल टू अपीयर बिफोर इट। जो कमिटी है इनके सामने ये जज को आना होगा, ही इज एंटाइटल टू कम एंड ही हैज़ टू विजिट एंड यू हैज़ टू प्रूफ हिमसेल्फ कि वेदर और नॉट ही इज गिल्टी और नॉट, ये उनका सारा प्रूफ करना होगा। इफ द कमिटी फाइंड्स सब्सटेंस इन द चार्जेस इट कैन गिव 2 kinds of recommendation, one that the misconduct is serious enough to require removal of from the office or that is not serious enough टू वारंट अ रिमूवल, ठीक है। इसमें अगर कमिटी ने ये क्या है, अगर कमिटी ने फैक्ट फाइंडिंग कर लिया, उसके बाद पता चल, उसके बाद 2 कंक्लूजन आ सकता है कि येस इट इज़ वेरी हीनियस एंड ही नीड्स टू बी द जज कंसर्न जज नीड्स टू बी रिमूव, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा कि इट इज़ नॉट दैट सीरियस, इनको रिमूव करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। इफ द मिसकंडक्ट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ द जज कंसर्न will be urged to resign or seek voluntary retirement। अगर मिसकंडक्ट प्रूफ हो जाता है तो वो जज को या तो खुद ही वॉलंटरी रिज़ाइन करना होगा या फिर उनको यहाँ पर रिज़ाइन जो है वो करना पड़ेगा और वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं वो, ठीक है। तो ये प्रोसीजर क्या है, 3 मेंबर का बॉडी होगा, 3 मेंबर का बॉडी होने के बाद क्या होगा कि इनका एक कमिटी बनेगा, 3 मेंबर में 2 जजेस होंगे ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, एंड 1 होंगे आपके जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। 1 हाई कोर्ट के जज होंगे, 2 चीफ जस्टिस होंगे। वो फैक्ट फाइंडिंग करेंगे। अगर फैक्ट फाइंडिंग में पता चला कि येस इट इज़ अ हीनियस क्राइम, देन दे कैन कंटिन्यू विद, और अगर उनको लगे कि उतना हीनियस नहीं है तो वो बता सकते हैं। उसके बाद जैसे ही ये बताएंगे तो उसके बाद क्या है कि अगर प्रूफ हो गया कि मिसकंडक्ट है तो उनको खुद ही रिटायर होना होगा। जो जज है ऑनरेबल जज, उनको खुद ही यहाँ पे रिटायर होना होगा। दिस इज द प्रोसीजर टू रिमूव एनी जज ऑन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर, ठीक है। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के उसमें निकाला उनको जा सकता है। While the Constitution does not use the word impeachment, it is colloquially used to refer the proceedings under Article 124 for the removal of a Supreme Court judge and Article 218 for the removal of a High Court judge। कहीं पर भी ये वर्ड impeachment नहीं यूज़ हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहीं पे भी ये वर्ड impeachment जो है ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ है for removal of any judge। ये यूज़ किया जाता है colloquially, ये यूज़ किया जाता है अगर किसी को हमें रिमूव करना हो, अगर रिमूवल लिखा है, impeachment कहीं पे भी नहीं लिखा है। आर्टिकल 124 से आप सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को रिमूव कर सकते हैं, आर्टिकल 218 से आप हाई कोर्ट के किसी भी जज को रिमूव कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द मोशन पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। एक जज को आप तभी निकाल सकते हैं जब दोनों हाउसेस जो है ये पास करें मोशन को, फिर वो प्रेसिडेंट साइन करे, फिर आप वो जज को निकाल सकते हैं। द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जज इज एलैबोरेटेड इन जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। 1968 के एक्ट में जो है जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 में इसमें काफ़ी इलैबोरेटेड तरीके से लिखा है कि कैसे हम रिमूव करेंगे किसी भी जज को, ठीक है। इफ द मोशन इज एडमिटेड द स्पीकर और द चेयरमैन हु रिसीव्स इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ 3-member कमिटी। एक 3 मेंबर का कमिटी बनेगा यहाँ पे, जो कि ये जो पूरा इनकैपेसिटी है, ठीक है, इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर को वो लोग जज करेंगे। तो इसमें क्या है कि पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जज होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे एंड डिस्टिंग्विश्ड एक ज्यूरिस्ट होंगे। द कमिटी विल फ्रेम चार्जेस ऑन द बेसिस ऑफ विच द इन्वेस्टिगेशन विल बी कंडक्टेड। अ कॉपी ऑफ चार्जेस विल बी फॉरवर्डेड टू द जज हु कैन प्रेजेंट अ रिटन डिफेंस, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि एक कमिटी बनेगा एंड देन उसके बाद वो कमिटी आपका फैक्ट फाइंडिंग करेंगे एंड देन वो एक डिसीजन जो है वो लेंगे और जो जज है वो अपना रिटन डिफेंस जो है वो दे सकते हैं। और अगर प्रूफ हो गया देन ही शुड leave his office. After concluding its investigation, the committee will submit its report to the speaker और chairman। जहाँ पर भी ये मोशन शुरू हुआ है वहाँ पर ये जो है सबमिट करेंगे इन्वेस्टिगेशन को, who will then lay the report before the relevant house of parliament। जहाँ पर भी ये शुरू हुआ, इनिशिएट जहाँ पे हुआ वहाँ पर दोनों का, जहाँ पर भी शुरू हुआ, लेट्स से राज्यसभा में अगर शुरू हुआ देन द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट टू योर राज्यसभा, और अगर लोकसभा में शुरू हुआ तो द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द
लोकसभा। उसके बाद क्या होगा, इफ द रिपोर्ट रिकॉर्ड्स अ फाइंडिंग मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी द मोशन फॉर रिमूवल विल बी टेकन अप फॉर कंसिडरेशन एंड डिबेटेड। ठीक है, तो अगर सब पता चला कि यस मिसबिहेवियर हुआ है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये आप रिमूव कर सकते हैं। ये हम प्रोसीजर अभी जो सीख रहे हैं इट इज प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज है। ठीक है, उससे पहले जो हमने पढ़ा वो हाई कोर्ट के जज के लिए था। अ मोशन फॉर इट्स रिमूवल इज रिक्वायर्ड टू बी अडॉप्टेड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्या होना चाहिए, अगर मोशन अगर रिमूवल का शुरू हो गया तो क्या क्या मेजॉरिटी का क्राइटेरिया रहना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होना चाहिए, या और दूसरा क्या होना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ टोटल ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। इफ द मतलब क्या होना चाहिए कि या तो आप 50% मेजॉरिटी ले लें, हाउस का जितना है लेट्स से 500 है तो उसका 50% आप मेजॉरिटी कर सकते हैं, या फिर अब मेजॉरिटी ऑफ एटलीस्ट, या आप मतलब 500 का 50% इज हाउ मेनी 250 है ना, 250 मेंबर्स अगर मानते हैं कि यस होना चाहिए तो फिर ये पास होगा। या फिर एक और क्राइटेरिया क्या है, जैसे उस दिन 400 लोग प्रेजेंट है वोटिंग के लिए, तो ये 400 का 2/3 ऑफ 400 जितने भी कैंडिडेट होंगे वो लोग अगर ये मान गए कि यस हमें रिमूव करना चाहिए, देन द मोशन विल बी सेट एंड ही वुड बी रिमूव। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में जाएगा, फिर सेम तरीके से ये डिबेट एंड डिस्कशन जो होगा। उसके बाद क्या है, जैसे दोनों हाउसेज इस मोशन को अडॉप्ट कर लेंगे, ये किसके पास जाएगा, आपके प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो क्या करेंगे, इशू करेंगे रिमूवल ऑफ द जज के लिए एक नोटिस जो है वो इशू करेंगे। तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, काफ़ी लंबा यहाँ पर प्रोसीजर जो है आपको देखने को मिलेगा। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको आपका होमवर्क रहेगा आज का, आपको वाइस प्रेसिडेंट करना है अच्छे से। ठीक है, आपको वाइस प्रेसिडेंट जो है वो करना होगा, ये टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट का। उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस का पावर्स एंड देन हाई कोर्ट के जज, ये दोनों को आप साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे, इनको आप अलग से पढ़ेंगे। दिस विल बी योर होमवर्क टू डू। ठीक है, रिमूवल एटलीस्ट उसको अच्छे से पढ़िए, रिमूवल वाले पोर्शन को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज आवर ड्राइव अगेंस्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग विल कंटिन्यू से सुप्रीम कोर्ट। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है, आज के टेक्नोलॉजिकल एरा में भी अभी भी बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, कि मतलब जो इंसान जो है वो जाते हैं गटर के अंदर एंड दे क्लीन अप, तो वो मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। एंड यहाँ पर क्या है कि जो सीवर्स में या फिर सेप्टिक टैंक में जो है बहुत सारे लोग अंदर जाके एंड दे डू दी मैनुअल क्लीनिंग, एंड यू नो द एक्सक्रीटा दैट वी produce has so many toxic chemicals, and those toxic chemicals get accumulated in the sewers, and people go inside without any proper shield, and they go inside and they inhale those airs, and there are lot of porous places in our bodies, like the skin is very porous. ठीक है, you might know कि when you apply oil or body serum or anything for that matter, our skins are very porous. Okay, so now imagine somebody who is entering the sewer or the gutter, he will go inside, and because the skin is so porous, the toxins can get inside his body, and it will create a lot of problems, from respiratory problems to skin diseases to cancers also. So manual scavenging in this era of technology, it can be easily replaced with technological advancement. We can insert technologies which can clean those sewers, which can clean those septic tanks, but we are still seeing in very big cities also, we are seeing that people are conventionally put inside और उनको अंदर भेजा जाता है कि वो साफ करें. So that conventional methods needs to be changed. तो यहाँ पर क्या है, our drive against manual scavenging will continue. हमारा काम क्या है manual scavenging को रोकना. तो यहाँ पर डिस्कशन हुआ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, एनी एक्सटेंट पॉसिबल, जितना एक्सटेंट में उनको जाना हो वो लोग जाएंगे, लेकिन इस मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो इशू है इसको ये स्टॉप करके रहेंगे. मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है, हजार्डस जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है कि क्लीनिंग, जब आप सीवर्स का क्लीनिंग करें, सेप्टिक टैंक्स का आप लोग क्लीनिंग करें, वाइप आउट करें, तब आप किसी ह्यूमन को आप अंदर भेजेंगे एंड वो क्लीनिंग करेगा. कितना बड़ा सवाल है. इट इज़ अ बिग क्वेश्चन ऑन दी डिग्निटी ऑफ अ पर्सन. एक ह्यूमन के डिग्निटी पे कितना बड़ा ये सवाल है. द सुप्रीम कोर्ट वॉज रेफरिंग टू इट्स October 2023 जजमेंट इन विच इट हैड इश्यूज डायरेक्शन टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू इरेडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड हजार्डस क्लीनिंग अक्रॉस द कंट्री. तो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ये नोटिस जारी किया गया है कि हमें मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म करना होगा, बिल्कुल स्टॉप करना होगा. The court had noted that this inhuman occupation will continue often with fatal results when the worker dies of asphyxia. Asphyxia जब आपको सांस ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, तो वो दर्दनाक मौत से जब लोग मर जाते हैं. The state of being
अनएबल टू ब्रीथ। एक्सफिक्सिया क्या है? एक्सफिक्सिया वो सिचुएशन है जब आप सांस ना ले पाए, विच कॉजेज समबडी टू डाई और बिकम अनकॉन्शियस। तो कोई या तो अनकॉन्शियस हो जाएगा या इन वर्स्ट केसेस वो इंसान मर जाएगा इन दी सेप्टिक टैंक ओनली। ठीक है, एक एक्ट है 2013 में इसको लाया गया था, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट, पेम्सर एक्ट। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2023, ये पेम्सर एक्ट जो है इसको लाया गया था। इट बैन्स, ये एक्ट 2013 में लाया गया था। ठीक है, ये एक्ट क्या करता है? बैन करता है मैनुअल स्कैवेंजिंग को। देखिए, ये एक्ट बैन करता है, ऐसा नहीं है स्टॉप करना या रोकना, कम करना, ऐसा नहीं है, बैन करना है। फिर भी अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रहा है। आप समझिए गवर्नमेंट कितने लेवल्स पे हार गया है इस केस में। ठीक है, कि मतलब आपने बैन करवाया है लेकिन अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रहा है। एंड वाइडन द डेफिनेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो बहुत सारे, मतलब कभी कभी क्या होता है कि एक्ट्स को हमें थोड़ा और वाइड करना होता है, डिफिनेशन थोड़ा प्रॉपर्ली जो है वो रखना होता है। तो इस एक्ट में मैनुअल स्कैवेंजिंग को सिर्फ और सिर्फ सीवर क्लीनिंग पे नहीं रखा है, ओपन ड्रेन में भी अगर सफाई हो रहा है, पिट लैट्रिन में भी अगर क्लियर हो रहा है, सेप्टिक टैंक में हो रहा है, मैन होल्स में हो रहा है, रिमूवल एक्सक्रीटा ऑन द रेलवे ट्रैक्स, ये सब में भी अगर क्लीनिंग हो रहा है, इंसान अगर क्लीन कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव टू, वो सब मैनुअल स्कैवेंजिंग में आएंगे। ठीक है, मतलब क्या कहे और। ठीक है, इट कॉल्स फॉर अ सर्वे ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग इन अर्बन एंड रूरल एरियाज एंड कन्वर्जन ऑफ इनसैनिटरी लेट्रिन्स इनटू सैनिटरी लेट्रिन्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या है कि जो वॉशरूम्स है, जो मतलब जहाँ पर इनसैनिटरी तरीके से जो काम चल रहा है उसको हमें प्रॉपर्ली सैनिटाइज करके सैनिटरी तरीके से यहाँ पे वॉशरूम्स का क्रिएशन जो है ये करना होगा। इट मेक्स ऑब्लिगेटरी फॉर एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव टूल्स टू दी वर्कर्स। आपको ये ऑब्लिगेटरी है कि आपको प्रोटेक्टिव टूल्स जो है वो प्रोवाइड करना होगा। इट lays key focus on rehabilitating the manual scavengers by providing them with ready-built houses, financial assistance and loans for taking up alternate occupation on a sustainable basis। अगर आपको क्या है इसमें वर्ड है, वर्ड क्या है? रिहेबिलिटेशन। ये आपने सिर्फ प्रोहिबिशन कर दिया, प्रोहिबिशन करने से नहीं होगा, उनको रिहेबिलिटेट करवाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने मैनुअल स्कैवेंजिंग को तो रोक दिया, लेकिन उनका रिहेबिलिटेशन का क्या? बिकॉज इससे कुछ ना कुछ तो वो अर्न कर रहे थे, तो रिहेबिलिटेशन के लिए उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, उनके लिए घर, रेडिली बिल्ट हाउसेज उनके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे एंड लोन्स भी उनको दिया जाएगा ताकि वो कोई सस्टेनेबल कोई और ऑक्यूपेशन को टेकअप कर ले। The offence of manual scavenging has been made cognizable and non-bailable। cognizable offence है and non-bailable जो है इस offence को बनाया गया है। तो ये काफ़ी इनह्यूमन एंड वेरी डिग्निटी लॉसिंग जो है, एक इनडिग्निटरी, एक ह्यूमन प्रैक्टिस है मैनुअल स्कैवेंजिंग, जिसको हमें रोकना पड़ेगा। एंड दिस एक्ट, एक और स्कीम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा अबाउट नमस्ते। ठीक है, नमस्ते स्कीम जो है ना, ये भी हमारे जो वर्कर्स है, भाई बहन जो हमारे वर्कर्स है, जो हमारे क्लीनर्स है, ठीक है, सफाई कर्मचारी जो है, ये इनके लिए ये नमस्ते स्कीम जो है 2023 में लाया गया था। ठीक है, तो ये स्कीम भी पढ़िएगा एंड पेम्सर स्कीम के बारे में भी ढंग से पढ़ के जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज इंडियन साइंटिस्ट डेवलप नोवेल जीन थेरेपी टू प्रोवाइड वन टाइम सॉल्यूशन फॉर हेमोफीलिया। ठीक है, हेमोफीलिया के लिए जो है ये क्या है? हेमोफीलिया क्या है? एक रेयर हेरिडिटरी मतलब क्या है, मतलब क्या होता है कि हेमोफीलिया वर्ड क्या है? हेमो ब्लड से एसोसिएटेड है, हेमोग्लोबिन, एंड फीलिया क्या है? मतलब कंटिन्यूअसली होना। ठीक है, तो फीलिया इज काइंड ऑफ अ वर्ड कि मतलब लविंग, एंड फोबिया इज हेटिंग, या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो हेमोफीलिया में क्या होता है कि एक मतलब जीन का क्या दोष के कारण, जीन का जो जीन के कुछ चेंजेस के कारण क्या होता है कि अगर आपको अगर आप कहीं पे कट लग जाता है, इफ माई बॉडी गेट्स अ कट, व्हाट माई बॉडी डज इज कि प्लेटलेट्स आके वो जो कोई भी कट वाला एरिया है उसको क्या करने लगता है? ठीक करने लगता है। लेकिन इन केस ऑफ हीमोफीलिया, इफ देयर इज अ कट, द प्लेटलेट्स वोंट कम, और बहुत टाइम लगेगा, अगर वो कोई जख्म है उसको सूखने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा, दैट इज हेमोफीलिया। तो यहाँ पर एक जीन थेरेपी बनाने की कोशिश किया गया है जिसमें वन टाइम में ही हेमोफीलिया का जो पूरा जो इशू है उसको सॉल्व किया जाए। Scientists in India have reported a success with using gene therapy to severe hemophilia, a rare hereditary condition resulting from faulty genes that triggers several spontaneous and potentially fatal bleeding episodes। जो मैंने आपको समझाया, अगर कट लग गया तो वो खून बहते रहेगा। हमारा क्या होगा? कट होगा, थोड़ा सा खून आएगा, फिर प्लेटलेट्स आके वो कवर करने लगते हैं। लेकिन इन केस ऑफ हीमोफीलिया इट इज़ वेरी डिफरेंट। जब आपको अगर कट लगता है तो वो फेटल ब्लड ऊज आउट होते ही रहता है। ठीक है,
though tested only in 5 patients in Tamil Nadu so far, none of them have reported bleeding episode for an average follow-up period of 14 months. एक बार टेस्ट किया और उसके बाद कोई भी ऐसा फेटल ब्लीडिंग का जो है कोई भी पीरियड 14 महीने में आया नहीं गया. It is not unusual for those with hemophilia to have weekly bleeding episode requiring frequent treatment. तो यहाँ पर क्या है, हेमोफीलिया के साथ जो भी कोई कंडीशन के साथ जो भी सर्वाइव करते हैं उनके लिए क्या इशू है कि अगर ब्लीडिंग एक बार शुरू होता है तो वीकली ब्लीडिंग होते रहता है. एंड यू नो व्हाट इज द इशू ऑफ ब्लड लॉस. बहुत लोग ब्लड लॉस से मरते हैं, राइट. तो ये हेमोफीलिया ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एक इशू है कि ब्लड लॉस हर हफ्ते इनको फ्रीक्वेंट विजिट करना होता है डॉक्टर के पास बिकॉज ब्लड उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस होते रहता है. द रिजल्ट ऑफ स्टडी वेर रिपोर्टेड इन द पीयर रिव्यूड न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन. ये यहाँ पर रिव्यू जो है ये स्टडी को इस जो पूरा न्यू जो थेरेपी है उसको स्टडी किया गया था. The typical treatment for the condition requires injections at frequent intervals with infusion of a clotting factor to prevent bleeding. Gene therapy treatments however promises a one-time solution. तो हीमोफीलिया के लिए जो भी अभी फिलहाल के लिए क्या मेडिसिन थे कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, वो आपको एक इंजेक्शन देंगे और उस इंजेक्शन से कोई क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा जो हेल्पफुल रहेगा. लेकिन ये क्या है, आपको फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहना होगा, फ्रीक्वेंटली विजिट यहाँ पर करते रहना होगा. लेकिन यहाँ पर जीन थेरेपी में क्या होगा, वन टाइम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा. जीन थेरेपी में आपका जो डैमेज जीन है या फिर जो आपका फॉल्टी जीन है उसको क्या करेंगे, चेंज करके एंड जो सही जीन है उसको बिठाएंगे. तो वो जीन थेरेपी का काम रहेगा. तो यहाँ पर हीमोफीलिया का जो मतलब इशू है इसको भी रिजॉल्व किया जा सकता है विथ कि आप जो है बॉडी में मतलब अगर आपने वो जीन को आपने रिमूव करके अच्छा जीन लगा दिया देन यू आर गुड टू गो. ठीक है. The gene introduced in the body teaches to create enough of the clotting factor that can prevent hemorrhage. तो यहाँ पर वो जो जीन न्यू मैंने बताया ना कि ऐसे आपका अगर ये रिसेसिव या फॉल्टी जीन है तो ये जीन न्यू जीन को इंसर्ट किया जाएगा आपके डीएनए में और यहाँ पे इस फॉल्टी जीन को आइडेंटिफाई करके इट विल मेक अ कट एंड यहाँ पर क्या होगा, जीन थेरेपी किया जाएगा एंड इस फॉल्टी जीन को रिमूव करके जो अच्छा जीन है जो कि आपके ब्लड को मतलब ब्लड में प्लेटलेट्स एंड क्लोटिंग फैक्टर्स जो है वो लेकर आएगा, वो जीन को यहाँ पे फिट किया जाएगा. और उसके बाद क्या होगा कि आपका बॉडी क्योंकि ऑटोमेटिकली एनीथिंग हैपनिंग इज ड्यू टू आवर जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, राइट. कि जेनेटिकली हम जो जैसे बने हैं तो जीन्स को जब मैसेज मिलेगा कि यस अभी क्या है आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाना है देन वो आपको और हेमरेज जो है वो नहीं होगा, इतना ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होगा. Hemophilia can be classified as minor or severe depending on the percentage of clotting factors present. दो तरीके से किया जा सकता है क्लासीफाई कि माइनर है या फिर सीवियर है कि कितना ज़्यादा क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके अंदर कितना ज़्यादा है, उससे दो जगहों में उसको क्लासीफाई किया जा सकता है. हीमोफीलिया ए इज अ कॉमन वर्जन ऑफ कंडीशन कॉज्ड बाय एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कॉल्ड फैक्टर 8. फैक्टर 8 की कमी की वजह से आपको हीमोफीलिया ए हो सकता है. ठीक है. Even though hemophilia is a rare disorder, India has the world's second largest patient pool with estimated 40,000 to 1 lakh patient. वैसे तो बहुत रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है पर इंडिया में 40,000 to 1 लाख पेशेंट के में ये जीन्स जो है ये मौजूद रहते हैं. हेमोफीलिया का ये जीन्स जो है ये बहुत ज़्यादा मौजूद रहता है. इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस आपको हेमोफीलिया का देखने को मिलेगा. दिस इज़ नॉट समथिंग जो वायरस आके या फिर मच्छर के काटने से होता है, इट इज़ समथिंग दैट इज जेनेटिकली डिफेक्टेड. ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट जो है ये देखने को मिलेगा. Those with severe hemophilia have less than 1% of clotting factors. See, that is very very dangerous, right? कि मतलब आपके बॉडी में 1% से भी कम clotting factors है. And manage the condition with repeated factor 8 replacement, monoclonal antibodies and injecting substances that mimic factor A to stop और प्रिवेंट ब्लीडिंग. तो फैक्टर 8 की कमी जो है, फैक्टर 8 आपके बॉडी में होना चाहिए क्योंकि वो क्या करेगा, क्लॉटिंग को बढ़ाएगा. लेकिन यहाँ पर सेवियर हेमोफीलिया ए के जो पेशेंट्स हैं उनके बॉडी में मतलब 1% से भी कम रहता है ये क्लॉटिंग का एजेंट जो है, वो फैक्टर 8 जो है वो बहुत कम रहता है. तो इनको बार बार हॉस्पिटल में जाना होता है, इंजेक्ट करवाना होता है फैक्टर 8 अपने अंदर ताकि वो बीमारी जो है वो ज़्यादा ना बढ़े. बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द कंडीशन एंड रिलेटिवली लो नंबर ऑफ पेशेंट, ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है. A March research study in the journal Haley on estimates per patient, एक इंडिया में पेशेंट को 2.5 करोड़ रुपीस लगता है 10 साल के पूरे टाइम पीरियड में. एटलीस्ट 2.54 करोड़ रुपीस, 2 करोड़ 54 लाख रुपीस जो है वो चाहिए होगा 10 साल में अगर इंसान मतलब एक पेशेंट को चाहिए होगा. दिस इज़ अ ह्यूज चंक ऑफ मनी. 2.54 करोड़ रुपीस जो है वो चाहिए होगा 10 साल के लिए अगर आप फैक्टर 8 इंजेक्ट करवाने जाए, बार बार फैक्टर 8 जो है वो इंजेक्ट करवाने के लिए जाएंगे. तो अगर ये वन टाइम जीन थेरेपी काम होता है तो
बिकॉज वन टाइम रहेगा तो आप ज़्यादा अपने आप में चेंजेस देख पाएंगे एंड इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। तो ये आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। देयर इज़ ओनली वन जीन थेरेपी रॉक्टोवियन, जो कि यूएस FDA ने इसको भी अप्रूव किया है रॉक्टोवियन को, और इसमें क्या है कि रिजल्ट भी अच्छा आया था कि 112 पेशेंट जो है यहाँ पे 3 साल के ट्रीटमेंट में देखने को मिला कि इंसिडेंट जो है वो डिक्रीज कितना हुआ 5.4 ब्लीड्स पर ईयर से 2.6 ब्लीड पर ईयर। ये जो जीन थेरेपी है रॉक्टोवियन, ये एक ही है दुनिया में, और उसके बाद क्या है कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें कमी देखने को मिला। मतलब पहले 5.4 ब्लीड पर ईयर होता था, पर नाउ आफ्टर द थेरेपी ऑफ रॉक्टोवियन इट became 2.6 bleed per year. The majority of patients who received Roctavian also received corticosteroids to suppress their immune system for gene therapy to be effective and safe, says the US FDA, ठीक है। तो उसके साथ काफ़ी सारे दवाइयाँ जो दिया गया है, और यहाँ पर मतलब ये अप्रोच जो है ना, ये थोड़ा सेफर अप्रोच भी कहा गया है, मतलब क्योंकि आपके बॉडी में वायरस के थ्रू जीन थेरेपी, अगर आपने जीन थेरेपी पढ़ा है तो जीन थेरेपी में आप वायरसेस का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन दिस केस एडिनो वायरस का भी यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये जो है एडिनो वायरस अपने साथ कुछ और बीमारियां भी लेके जा सकता है, राइट। लेकिन ये जो रॉक्टोवियन का जो जीन थेरेपी है ये उससे काफ़ी ज़्यादा सेफ है, ठीक है, ताकि क्योंकि बहुत सारे बच्चों को भी होता है तो मे बी एडिनो वायरस बच्चों में कुछ और बीमारी पैदा कर दे, लेकिन ये जो रॉक्टोवियन का जो थेरेपी है इट इज़ वे मोर सेफर, ठीक है। तो ये आपको हीमोफीलिया के बारे में पता होना चाहिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। एंड हीमोफीलिया क्या है, अगेन I would remind you guys, it is the body, it is a genetic disorder wherein body cannot produce enough of factor VIII that is responsible for clotting of blood and बहुत ज़्यादा bleeding होता है, that is हीमोफीलिया का इशू, ठीक है। लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज इंडिया अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ मलेरिया केसेस इन साउथ ईस्ट एशिया इन 2023, ठीक है। तो 2023 का जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर मलेरिया का केस का बर्डन को जो है यहाँ पे टेस्ट किया, एंड क्या पता चला कि इंडिया जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस है, मतलब हाफ ऑफ द केसेस इन साउथ ईस्ट एशिया, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में हाफ ऑफ द केसेस अकेले इंडिया में है, ठीक है। मलेरिया का अकेले केसेस जो है इंडिया में है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन में जो है क्या कहा है उन्होंने कि जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है उसके क्या है 1.5% ऑफ बर्डन ऑफ मलेरिया जो है ये कैरी करता है, एंड इंडिया में अलोन हाफ ऑफ द केसेस ऑफ मलेरिया इन एंटायर साउथ ईस्ट एशियन रीजन का हाफ ऑफ द केसेस ऑफ मलेरिया जो है वो अकेले इंडिया में ही है। एस्टिमेट मलेरिया डेथ्स यहाँ पे कितना है 82, लेकिन यहाँ पे क्या है डेथ्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया इंडिया में, ठीक है। और टुगेदर इंडिया एंड इंडोनेशिया अकाउंटेड फॉर 88% ऑफ मलेरियल डेथ्स इन द रीजन। यहाँ पर सिर्फ इंडिया और आपके इंडोनेशिया ने 88% ऑफ एंटायर मलेरिया डेथ यही दो देशों में होता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द WHO's लेटेस्ट सर्वे जो रिलीज हुआ वेंसडे को, ठीक है। द रिपोर्ट स्टेट्स दैट सिंस 2000s the WHO Southeast Asia region has made a remarkable progress against malaria and estimated malaria case जो है ये कम हुआ 22.8 मिलियन से लेकर 44 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 82.4% का रिडक्शन हमें देखने को मिला। तो इंडिया में भी ऑब्वियसली मलेरिया का केसेस जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो काफ़ी बेटर प्रोग्रेस जो है हम लोगों ने देखा है। सन 2000 में इट वाज अराउंड 23 मिलियन केसेस, पर 2023 में आफ्टर 13 ईयर्स ये 4 मिलियन लोगों को मतलब बीमार जो है होते हैं ड्यू टू मलेरिया, और केसेस कितना रिड्यूस हुआ, इट इज़ 82.4% रिडक्शन जो है वो हुआ है। मलेरिया क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्क्यूटो डिजीज़ है। मॉस्क्यूटो क्या करता है, मॉस्क्यूटो पहले प्लाज्मोडियम वायरस जो है मॉस्क्यूटोज जो है एनोफिलिस मस्कीटोज इन दिस केस, तो ये एनोफिलिस मस्कीटोज को जाके ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है। एक प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम वायरस है, ये जाके एक एनोफिलिस मस्कीटो को ये इन्फेक्ट करती है। तो ये वायरस इसके ब्लड में इसके ब्लड में जाके इसके DNA में जाके चेंज कर देता है। पहले ये वायरस इस मच्छर को इन्फेक्ट करता है, ये इन्फेक्टेड मच्छर अगर एक ह्यूमन को काटेगा तो उसके वजह से ये वायरस ये जो एनोफिलिस मस्कीटोस बिकॉज शी इज़ इन्फेक्टेड शी विल कम एंड बाइट अस, और उसकी वजह से मलेरिया होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम वायरस जो है ये मलेरिया को इन्फेक्ट कर आपके प्लाज्मोडियम वायरस आपके मच्छर को इन्फेक्ट करता है, मच्छर हमें आके काटता है, हमें मलेरिया हो जाता है, ठीक है। देयर आर 5 प्लाज्मोडियम पैरासाइट स्पीशीज दैट कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन। 2 स्पीशीज जैसे इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये दोनों सबसे ज़्यादा थ्रेट्स क्रिएट करते हैं। तो 5 टाइप के प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स है, पर इसमें से
दो टाइप जो है वो इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट थ्रेट है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है। मलेरिया इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ बारिश ज़्यादा होता है, ट्रॉपिकल रीजन जो है वहाँ पर होता है, एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज जैसे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केसेस ऑफ मलेरिया इज़ वेरी वेरी हाई। मलेरिया इज स्प्रेड बाय बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो अगर हमें आके काटेगी तो हमें मलेरिया होगा, ठीक है। तो मलेरिया के बारे में याद रखिएगा, इंडिया में 50% ऑफ ऑल साउथ ईस्ट एशियन रीजन का जितना भी केसेस है ना वो सारे इंडिया में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बट केसेस भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, दिस इज समथिंग जो अच्छा हुआ है। तो ये होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। ऑल राइट, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.